हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। माई सेल्फ धर्मेंद्र शर्मा और हम चैप्टर नंबर 7 जो आपके आरबीएससी बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसमें आपको एक मेजर क्वेश्चन मिलेगा 3 नंबर का, और 3 नंबर का मेजर क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से मिलेगा। और इसमें कई सारे आपके 4 नंबर का ही मिलेगा। इसमें मेजर क्वेश्चन मिलेगा आपको 4 नंबर का। अब इस 4 नंबर के चैप्टर में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे, वेरी शॉर्ट भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, और इस तरह का कोई क्वेश्चन भी आपको 4 नंबर का इसमें मिल जाएगा। तो इसको मैं आपको हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर पर मैं पूरा रिवाइज कराने वाला हूं, तो आप लोग इसको बार बार भी पढ़ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 जो आपका प्रत्यावर्ती धारा है, इस प्रत्यावर्ती धारा में पहला पॉइंट है आपका धारा। तो हम सब पढ़ चुके हैं, सतत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सतत आवेश प्रवाह है I बराबर, आपने 10th या 9th क्लास में पढ़ा होगा, Q/T। धारा बराबर आवेश बटे समय। जहां कहीं भी समय के साथ परिवर्तन होता है वहां पर दर शब्द का उपयोग किया जाता है। तो सतत आवेश प्रवाह की दर को आप विद्युत धारा कहते हैं। और हमने चैप्टर नंबर 1 में Q बराबर NE भी पढ़ा है। तो इस आधार पर हमारा I बराबर NE/T भी आपके पास धारा का एक सूत्र बन जाएगा। कोई छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा आपको कि सपोज दैट 50 इलेक्ट्रॉन या 100 इलेक्ट्रॉन इतने समय तक प्रवाहित हो रहे हैं, तो उससे प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E आवेश मैंने आपको बता रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 कूलाम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान। और कितने समय तक, अगर आपको समय सेकंड के अलावा मिनट या हावर्स में दिया जाएगा तो आपको समय को सेकंड में कन्वर्ट करना है। मिनट में दिया है तो 60 से गुणा करना है, और घंटे में दिया हुआ है तो आपको 3600 से गुणा करके कुल मिलाकर के सेकंड में ही आपका मान आना चाहिए। यहां से इसका जो मात्रक निकलता है वो कूलाम प्रति सेकंड, ये एम्पियर है। एम्पियर जो आपकी धारा एसआई पद्धति है, मूल राशि है, और उसमें उसका मात्रक होता है एम्पियर। और आप यहां से Q/S के रूप में भी इसको लिख सकते हो। यहां आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल अगर आपके पास आता है तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, कितने समय तक प्रवाहित हो रहे हैं, समय को आपको सेकंड में ही लेना है। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में भी काम में आने वाली चीजें, और छोटे अगर कोई प्रश्न आते हैं तो वहां पर भी इस तरीके का इस पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है। धारा एक अदिश राशि है। धारा में दिशा होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट, जब वेक्टर हम पढ़ते हैं, सदिश पढ़ते हैं, तब देखा जाता है कि धारा जिसमें परिमाण भी है, जिसमें दिशा भी है, धारा सदैव प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। धारा का प्रवाह की अगर हम बात करेंगे तो धारा आप या तो प्लस से माइनस की तरफ बात करेंगे, या आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत। धारा का जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत धारा का प्रवाह माना जाता है। धारा प्रवाह की दिशा, धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर भी होता है। जो पॉजिटिव होता है वो हाई पोटेंशियल पॉइंट होता है, तो नेगेटिव होता है वो लो पोटेंशियल पॉइंट होता है। तो उच्च विभव से ऋण विभव की ओर कह सकते हो। धारा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है, लेकिन धारा परिमाण और मात्रक होने के बावजूद भी, धारा में आपको परिमाण भी मिल रहा है और इसका मात्रक भी है, फिर भी धारा कैसी राशि मानी गई है, अदिश राशि। धारा अदिश राशि मानी गई है क्योंकि धारा आवेश संरक्षण, जो अपने
धारा है वो सदिश संयोजनों के नियम का पालन नहीं करती। सदिश का त्रिभुज नियम है, समांतर चतुर्भुज का नियम है, उन नियमों का पालन धारा के द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए धारा को अदिश राशि माना गया है। ठीक है, इसके बाद दिशा के आधार पर धारा को दो भागों में बांटा गया है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा की अगर आप बात करते हैं तो पहले दिष्ट धारा को काउंट किया है। दिष्ट धारा ले लेते हैं अपन। दिष्ट धारा ऐसी धारा, दिष्ट को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट डीसी। तो जो दिष्ट धारा होती है, ये दिष्ट धारा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती, इसका मान सदैव धनात्मक। ऐसी धारा जिसकी दिशा सदैव धनात्मक या अपरिवर्तित होती है दिष्ट धारा कहलाती है। डीसी करंट, ये डीसी करंट जो होती है ये सेल से ही प्रवाहित होती है। अगर हमारे पास कहीं पर सेल है तो ही हम डीसी की बात करते हैं। इस सेल से बहने वाली जो धारा है वो हमारे पास दिष्ट धारा होती है। सेल से बहने वाली धारा दिष्ट धारा, जिसका मान अगर हम इसको देखते हैं तो इसका मान अगर आप यहां पर यहां देख पा रहे हैं आप कि जो दिष्ट धारा है, ये दिष्ट धारा का मान थोड़ा बहुत बदल रहा है, लेकिन दिष्ट धारा कैसी आ रही है आपके पास? दिष्ट धारा आपके पास पॉजिटिव ही आएगी। दिष्ट धारा का जो मान है वो हमेशा हमारे पास धनात्मक ही आएगा। दिष्ट धारा, ये जो दिष्ट धारा है ये सदैव धनात्मक ही रहेगी, इसका मान थोड़ा बहुत बदल सकता है। जैसे हम बात करते हैं लैग्रांजी सेल या हमारे बैटरी जो घरों में इन्वर्टर में काम में आती है, उस बैटरी में जब हम देखते हैं तो इसकी वैल्यू हल्की फुल्की फ्लक्चुएट होती रहती है। तो दिष्ट धारा धनात्मक रहेगी, एक ही दिशा में रहेगी, प्लस से माइनस ही रहेगी, इसका मान थोड़ा बहुत बदल सकता है। लेकिन यदि हम किसी रूप में कोई अगर हमारे पास दिष्ट धारा में से कुछ कंपोनेंट जो एसी का पार्ट है उसे अगर हम अलग कर दें तो हमें मिलने वाली जो धारा होती है वो हमारे पास पूर्ण दिष्ट धारा होती है। पूर्ण दिष्ट धारा में आप देख पा रहे हैं कि ये समय का ग्राफ चल रहा है आपका और ये धारा का ग्राफ है। धारा धनात्मक भी है और आप किसी भी समय पर अगर बात करें तो हर समय पर आपको धारा कैसी मिलेगी? एक ही मान मिल रहा है। तो अगर हम पूर्ण दिष्ट धारा की बात करेंगे तो पूर्ण दिष्ट धारा का मान समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। ये ग्राफ आपसे वहां पर पूछे भी जा सकते हैं। तो अगर आपके पास दिष्ट धारा से संबंधित बात आती है, पूर्ण दिष्ट धारा की बात आती है, तो हम कह पा रहे हैं कि जो दिष्ट धारा है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है। ऐसी धारा जिसकी दिशा सदैव धनात्मक होती है या अपरिवर्तित रहती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। और दिष्ट धारा का जो स्रोत माना गया है, सेल और बैटरियों से प्राप्त होने वाली जो धारा है वो हमारी दिष्ट धारा है। पूर्ण दिष्ट धारा के बारे में मैंने आपको अभी बताया था कि जो पूर्ण दिष्ट धारा है उसका वह धारा जिसका मान, ये मान है आपका, धारा का मान है, दिशा एक ही दिशा में जा रही है, समय के साथ नियत रहती है, दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, तो धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है जो कि सदिश संयोजन के नियम का पालन नहीं करती। धारा को मान और दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। वो है अपनी एक पूर्ण दिष्ट धारा या दिष्ट धारा पर कह रहे हैं, और दूसरी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी प्रत्यावर्ती धारा।
प्रत्यावर्ती धारा जिसे आप अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है वो अल्टरनेटिंग करंट है, और अल्टरनेटिंग जो करंट होती है वो देख सकते हैं आप, अल्टरनेटिंग करंट ये एक पूरा साइकिल है आपका। ये मैं यहां आपको एक छोटा सा चक्र बना के बताता हूं कि जो आपकी ये धारा है ये किस प्रकार बदल रही है। तो आप यहां देख सकते हैं, जैसे मैंने एक साइकिल ली और उस साइकिल में 0 से स्टार्ट किया, 0, 90, 180, 270 और वापस 360, जिसको मैं अगर ये हमने 360 को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यहां अगर मैं टी लेता हूं पूरा एक चक्र, टी बराबर 0, T/4, T/2, 3, T/2 1.5, सॉरी 3T/4 और वापस ही हमारा हो जाएगा T। तो जिस तरीके से अगर हम कोण के आधार पर लेते हैं तो 360 तक एक साइकिल पूरी होती है, और अगर हम समय के आधार पर लेते हैं एक पूर्ण चक्र, तो एक पूर्ण चक्र आवर्तकाल की परिभाषा है, एक पूर्ण चक्र में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है, एक कंपन में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। तो हम देख पा रहे हैं यहां पर कि हमारी जो धारा है वो 0 से, अगर मैं कोण के आधार पर ले रहा हूं 90 मैक्सिमम हुई, उसके बाद वापस 180 पर जाते जाते 90 से कम हो गई, T/2 है ये, T/2 पर 0, इसके बाद वापस यहां से यहां तक 180 से 270 तक आज पहुंच पा रहे हैं 3T/4, और यहां पर वापस 270 से 360। तो एक पूरा चक्र हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमारी धारा 2 बार अधिकतम और 2 बार शून्य हो रही है। तो आप कहीं पर भी अगर यहां देखें तो हम कहीं पर भी अगर मैं देखूं तो आप देख पा रहे हैं कि धारा का मान लगातार समय के साथ पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, और फिर वापस धीरे धीरे कम होते हुए 0 पर जा रहा है। तो ऐसी धारा जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होती है वो कहलाती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा। हमारे घरों में जो धारा आ रही है वो प्रत्यावर्ती धारा है, जिसकी आवृत्ति बोर्ड का प्रश्न है ये, जिसकी आवृत्ति 1 सेकंड में कंपनों की संख्या बराबर 50 हर्ट्ज। 1 सेकंड में ये 50 प्लस माइनस एक चक्र इस तरीके से पूरा करती है, 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है। घरों में आने वाली वोल्टता जो है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है 220 वोल्ट। हमारे घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता आप देख पा रहे हैं ग्राफ को। ग्राफ में आपको दिख रहा है कि जो हमारी धारा है ये हमारे पास आई का ग्राफ है, ये हमने आई का ग्राफ बनाया हुआ है पूरा। आई के ग्राफ में हमने यहां पर मैक्सिमम आई एम लिख सकते हैं या इसको आई नॉट, धारा का अधिकतम मान। तो धारा धीरे धीरे बढ़ते हुए अपने अधिकतम मान पर पहुंचती है और पुनः घट करके 0, फिर वापस नेगेटिव, ये आपका -I0 या IM।
तो प्रत्यावर्ती धारा आप देख पा रहे हैं समय के साथ लगातार परिवर्तित होती है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसकी भारत में आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और अमेरिका में इसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज मानी जाती है। आपके 10th क्लास में एक 10th में क्या अपन 12th की बात करते हैं, 12th में आपके चैप्टर नंबर 6 में वहां पर आपको प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में बताया गया है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से उत्पन्न होने वाली धारा है प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें चक्र लगातार आधा चक्र धनात्मक, आधा चक्र ऋणात्मक और एक पूर्ण चक्र की अगर हम बात करेंगे तो पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होता है। यहां पर इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है, I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। ये आपकी प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र है। तो जहां कहीं भी साइन वर्ड आता है, ये साइन का ग्राफ इसी तरीके से बनेगा आपका। जहां कहीं भी मैथमेटिकल फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन फंक्शन आता है, तो साइन फंक्शन का ये कर्व होता है जो हमेशा किसी के भी मान को, प्रत्यावर्ती की बात हम कर सकते हैं। और 11th क्लास में अगर आपने सरल आवर्त गति पढ़ी हो तो सरल आवर्त गति में भी आपके पास इसी प्रकार का एक समीकरण हुआ करता था, ए साइन ओमेगा टी। ये आपकी सरल आवर्त गति, कोई भी दोलन है, कोई भी पेंडुलम है, वो लगातार अपनी गति की पुनरावृत्ति करता है, उस गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी जो आर्मेचर रहता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, वो आर्मेचर भी लगातार इस तरीके से रोटेट होता है, हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव, ये एक चक्र चलता रहता है। तो धारा का सूत्र आपका, प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र ये रहेगा। अगर वोल्टता आती है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के बारे में हमसे पूछा जाएगा, तो हम प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी के रूप में लिख देंगे। वोल्टता के लिए V लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं, ये इसका शिखर मान कहलाता है। ये मान, इस मान को लगातार बदलता रहता है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा का गणितीय रूप आप इसे कह सकते हैं। और ये प्रत्यावर्ती धारा का समय परिवर्तन आलेख, प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता 50 हर्ट्ज, ये वोल्टता है हमारे घरों में आती है और परिपथ को हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। आगे की चर्चाएं हैं करिए। तो इसी के साथ अपन आगे प्रत्यावर्ती धारा के हमने ग्राफ देख लिया। अब हम प्रत्यावर्ती धारा, ये घरों में प्रत्यावर्ती धारा आती है और इसको परिपथ में किस क्रम में लगाया गया है? घरों में आने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा है और इसे जो हमारे घरों में जो परिपथ संयोजित किए जाते हैं उन्हें समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। इसके बाद यहां और परिभाषाएं हैं, वही जो मैंने आपको बताया है कि ऐसी धारा जिसका मान और दिशा, ऐसी धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ लगातार परिवर्तित होता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, जहां आई एम धारा का शिखर मान है। घरों में आने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी कि अगर आपको कहीं पर डीसी सोर्स अप्लाई करना है, बैटरी कहीं अप्लाई करनी है, तो बैटरी का सिंबल आपका इस तरीके से बनता है। ये आपका दिष्ट धारा का स्रोत है। और अगर आपको कहीं पर प्रत्यावर्ती धारा के लिए सर्किट बनाना है या उसको व्यक्त करना है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, तो ये प्रत्यावर्ती धारा का हमारा डायग्राम बनेगा, सिंबल है ये, जो हमें ये बता रहा है कि जो प्रत्यावर्ती धारा है
वो प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार प्रवाहित हो रही है, और ये बताता है साइनोसॉइडल फॉर्म में है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत है ये आपके दृष्ट धारा का स्रोत है। अब इसमें प्रत्यावर्ती धारा की बेसिक नॉलेज आपके पास आ गई। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकते हैं। घरों में बहने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा, घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, घरों में आने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान 220 वोल्ट होता है। इस तरीके के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से यहां मिल जाएंगे। अब हमारा एक टॉपिक आता है प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और इसको अगर 1.5 नंबर वो मैथमेटिकल फॉर्म में पूछेगा तो हम इसको डेराइव करेंगे। और अगर इसको उसने डायरेक्ट पूछा कि प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान कितना होता है, तो हम बता देंगे 0। ऑब्जेक्टिव या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान, डॉट 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 लगा दी गई है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, तो वो मान होगा आपका 0। मैथमेटिकल में इसको प्रूव करूंगा आपके साथ। अभी इसी के साथ हमारा इसी का एक नेक्स्ट टॉपिक, दोनों टॉपिक आपको मैं बता देता हूं किस तरीके से इनको डेराइव में कर दूंगा। ये धारा का औसत मान आ रहा है, यहां आप देख पा रहे हैं धारा का औसत मान ये आपके पास धारा का औसत मान आ गया आपके पास 0, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू में बता रहा हूं आपको, जहां कहीं भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं उनका एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 माना जाता है। तो अगर डेरिवेशन आएगा तो डेरिवेशन पर अभी अपन डिस्कस करेंगे, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद इसी का जो दूसरा पॉइंट है वो भी हम यहां डिस्कस करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये टॉपिक आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसका वर्ग माध्य मूल मान अगर क्वेश्चन आता है तो हम कहेंगे इसकी जो आरएमएस वैल्यू है, वर्ग माध्य मूल मान है, वो आपके शिखर मान का √2 गुना होता है, 1/√2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू। और इसको दूसरी भाषा में आप 0.707 IM, क्योंकि 1/√2 का मान 0.707 होता है। तो एक तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान और एक प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूर्ण चक्र में, और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये दोनों टॉपिक मैं आपको यहीं पर कराने वाला हूं। तो हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। पहले ये आपका AC इन 1 साइकिल, एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होगा। एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट इन 1 साइकिल।
आपको एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट लिखा था, एवरेज वैल्यू ऑफ AC current in one cycle। ठीक है, AC वन साइकिल में हम बात कर रहे हैं यहां पर धारा का, अरे यार धारा का पूर्ण चक्र में औसत मान। ये हमें ज्ञात करना है। वैसे तो हम बता चुके हैं कि इसका औसत मान 0 होता है, लेकिन कहीं पर भी आप अगर धारा की बात करते हैं तो किसी क्षण हमारे पास धारा का मान आता है I बराबर Im साइन ओमेगा टी, किसी क्षण t पर धारा का मान। और जब मैं इसका औसत मान लूंगा तो औसत मान का प्रतीक चिन्ह ये होता है, यहां औसत जैसे आप जानते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हम यहां पर हमारी राशि है Im साइन ओमेगा टी डी टी, 0 से लेकर के t चक्र तक। ये तो हमारे पास धारा का पूरा मान 0 से लेकर के t तक हमने समाकलन कर दिया है। और यहां हम पूरा समय राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये हमारे कहीं पर भी औसत मान ट्रिग्नोमेट मतलब आपके कहीं पर भी कोई भी औसत मान आएगा, औसत मान निकालने का तरीका यही रहेगा, किसी क्षण पर इतना मान, dt समय में इतना मान, तो पूरे समय में कितना मान। तो ये ऊपर वाला मान धारा का और नीचे वाला मान कुल समय का। तो मैं इसका समाकलन dt का समाकलन करूंगा 1/t और इसका 0 से t Im साइन ओमेगा टी डी टी। ये मेरे पास धारा के औसत मान के लिए पूर्ण चक्र में बात आ रही है। तो I M भी मैं कॉमन ले लूंगा और T कॉमन, और यहां मेरे पास बच जाता है 0 से T साइन ओमेगा टी डी टी। इस प्रकार हमारे पास माना जाएगा Im अपॉन टी। आप सभी जानते हैं साइन का समाकलन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ये समाकलन है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, आप ध्यान रखें अगर साइन से आप राइट साइड में जा रहे हैं तो अवकलन कर रहे हैं, और कॉस का लिखेंगे आप माइनस साइन। राइट साइड में अगर आप जाते हैं और लेफ्ट साइड में अगर आप आते हैं तो आप इनका समाकलन कर रहे हैं। तो मैंने साइन का समाकलन किया है माइनस कॉस ओमेगा टी। चूंकि मैं टी के सापेक्ष समाकलन कर रहा हूं तो यहां पर जो गुणांक में है वो बटे में आ जाएगा। तो हमें मिल गया आई एम, माइनस साइन बाहर ले लिया मैंने, टी ओमेगा को मैं बाहर कर दूंगा। यहां पर लिमिट का जब यूज करते हैं तो ओमेगा अपर लिमिट टी के स्थान पर कैपिटल टी माइनस कॉस ओमेगा टी के स्थान पर 0। तो यहां माइनस आई एम अपॉन टी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बराबर होता है आपका 2 पाई अपॉन टी। तो ओमेगा टी को लिखा जा सकता है 2 पाई, जो कि आपका 360 डिग्री होता है,
बराबर 0 एक पूर्ण चक्र के लिए। तो कॉस ओमेगा टी को 360 मतलब 0, तो एक तरीके से ये वाला मान मेरे पास कॉस ओमेगा टी का मान 1 और सेम कॉस 0 का मान भी 1, 1 माइनस 1 बराबर 0, अर्थात हमें यहां पर प्राप्त हो गया कि धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है। एसी इन वन साइकिल एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अगर आप इसे डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो यहां ध्यान रखें, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, इन दोनों का औसत मान भी हमेशा 0 होता है एक पूर्ण चक्र में। इसी तरीके से अगर साइन स्क्वायर की बात आएगी तो जहां कहीं भी साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी हो, इन दोनों का औसत मान हमेशा 1/2 आता है। तो ये बच्चों आपको 1.5 नंबर का क्वेश्चन यहां पर इनमें से मिलेगा। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि धारा का पूर्ण चक्र में औसत मान क्या होगा, या धारा के पूर्ण चक्र में औसत मान की गणना कीजिए। तो आपको इस प्रकार पूरी इसकी गणना करनी है, ये आपको 1.5 नंबर में क्वेश्चन मिलेगा। फिल इन द ब्लैंक्स में अगर और ऑब्जेक्टिव में आता है तो ये आपको आधे नंबर का प्रश्न यहां पर मिलेगा। ये जो चैप्टर नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, इसी में हम आगे चल रहे हैं। हम यहां पर हमने देखा प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, ये हमारे पास आ गया प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0। आप देख पा रहे हैं कि मैंने आपको यहां पर औसत मान 0, वही साइन 2 पाई जो हमने ओमेगा टी की वैल्यू ली थी, ओमेगा टी 2 पाई मतलब 360 0, तो 2 पाई का मान भी 1 और कॉस 0 का मान भी 1 होता है। इसको जब हमने औसत रूप में लिखा है मैंने आपको, तो यहां मैंने आपको बताया था कि जहां कहीं भी हम किसी भी राशि का औसत मान लेंगे, ये किसी क्षण हमारे पास धारा का मान था, किसी क्षण टी पर प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, तो dt समय में इसका मान आई डी टी, आई की वैल्यू पुट की dt, इसके बाद हमने im को बाहर निकाल दिया, dt का समाकलन t कर दिया, हमारे पास अंदर रहता है साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का जब हमने समाकलन किया तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, इस ओमेगा को इसके साथ विद नेगेटिव साइन, ये माइनस और ये ओमेगा टी, ये दोनों मान आपके बाहर आ जाएंगे। ये माइनस आई एम बाहर आ गया, ये माइनस आई एम ये माइनस बाहर आया, और टी और ये ओमेगा, और अंदर रह गया आपका कॉस ओमेगा टी। कॉस की मैंने लिमिट लगाई, अपर लिमिट ओमेगा टी के स्थान पर टी माइनस कॉस टी के साथ 0, ओमेगा टी ये लिखा हुआ है ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, तो ओमेगा टी को मैं लूंगा तो 2 पाई और कॉस 0 का मान 0। यहां पर आता नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर आपके पास आ जाता है तो हमने यहां पर लिखा हुआ है अर्ध चक्र के लिए अगर इसका मान आता है तो 2im अपॉन पाई इसका अर्ध चक्र आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने केवल एक इंफॉर्मेशन के लिए इसको बता दिया है कि भाई ये मान होता है, तो उसकी अपन को ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यहां पर ये हमें मान मिल गया कि एक पूर्ण चक्र में धारा का जो औसत मान है वो 0 होता है। डायरेक्ट अगर आपके पास आता है एग्जाम में, आधे नंबर में प्रश्न आता है, तो ये मान 0 क्यों हुआ? क्योंकि साइन और कॉस के एक चक्र में औसत मान 0 होते हैं, इसलिए टोटल वैल्यू 0 हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसे हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं, ये शिखर मान का 1/√2 गुना होता है, या √2 का जब मैं 1 में भाग दूंगा 1/1.414,
1 में 1.414 का भाग देंगे तो हमारे पास माना जाएगा 0.707। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से इसका मान आता है, 1.5 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन मिलता है तो हम यहां पर धारा का वर्ग माध्य मूल मान के बाद, शिखर मान के बाद हम बात कर रहे हैं वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग मूल को लिखते हैं, देखो ये हिंदी और इंग्लिश में ये होता है रूट M4 मीन स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है वर्ग माध्य मूल मान। किसका मान है ये वर्ग माध्य मूल मान? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। कब? एक चक्र में, एक पूर्ण चक्र में धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? इसको शॉर्ट टर्म में RMS वैल्यू भी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। कैसे? अब इसको वही, सबसे पहले किसी क्षण आपसे बात की गई तो आपकी प्रत्यावर्ती धारा किसी क्षण है I बराबर IM साइन ओमेगा टी। किसी क्षण प्रत्यावर्ती धारा का मान जिसका मैं वर्ग कर रहा हूं, तो ये हो गया मेरे पास इसका वर्ग I स्क्वायर के साथ IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब वर्ग का वही माध्य ज्ञात करने का तरीका I स्क्वायर का माध्य। तो माध्य लेने का तरीका वही समाकलन 0 से t I स्क्वायर dt, पूर्ण चक्र की बात कर रहे हैं तो 0 से t dt। जिस तरीके से हमने औसत मान की बात की, तो औसत मान किसका औसत मान? धारा का। धारा का औसत मान लिया तो I dt अपॉन dt। अब मैं यहां पर वर्ग का माध्य कर रहा हूं तो I स्क्वायर dt वैल्यू पुट कर दूंगा, I स्क्वायर ये बराबर 0 से t, I स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा IM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt अपॉन पूर्ण चक्र के dt का t। तो यहां पर हम इसको जो भार आ रहा है उसको भार ले लेते हैं I स्क्वायर। जो भार आ रहा है वो है हमारा IM स्क्वायर अपॉन टी। यहां से IM स्क्वायर, यहां से t, और 0 से लेकर के t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। बायो वाले विद्यार्थी उनको थोड़ा सा कठिन लगेगा, कहीं पर भी त्रिकोणमितीय फलन के वर्ग का, घन का, घात 4 का समाकलन नहीं होता। जैसे इन जनरल हम लिखते हैं समाकलन के लिए कि हमने इसका समाकलन किया, इसके समाकलन के लिए हम क्या करते हैं, एक घात जोड़ देते हैं और जुड़ी हुई घात का भाग दे देते हैं। ये सिंपल समाकलन है, क्योंकि आप टी स्क्वायर का समाकलन कर रहे हैं, जो फंक्शन है टी का। यहां पर साइन स्क्वायर है, त्रिकोणमितीय फलन है, तो त्रिकोणमितीय फलन के लिए जब साइन या कॉस स्क्वायर की फॉर्म में आते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू, जनरल फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अब हमें चूंकि चाहिए साइन, तो मैं आपके त्रिकोणमितीय जो सूत्र है कॉस स्क्वायर का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू ऑफ कॉस 2 थीटा।
तो आप यहां से देख पाएंगे कि यहां से हमारा साइन का सूत्र क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये हमारे पास इस साइन के लिए एक सूत्र आ गया जो कि गुणा में आ गया। गुणा का हम समाकलन कर सकते हैं, स्क्वायर का समाकलन हम नहीं कर सकते। तो जो हमारी आई स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर देते हैं, इसे हम सेकेंड, और इसी तरीके से हम इसको समीकरण 3। तो समीकरण 3 से हम मान 1 में रख देते हैं, सॉरी 2 में रख देते हैं। तो हमारे पास समीकरण 2 क्या है, आई स्क्वायर बराबर आई एम स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू टी, यहां हमें मिल रहा है cos 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ये हमारा जो सूत्र था, cos साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। थीटा के स्थान पर हम ओमेगा टी का यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास समीकरण आ गई 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 अपॉन टी, और डी टी के स्थान पर डी टी। हम इसे 2 भागों में बांट लेते हैं, आई एम स्क्वायर अपॉन टी, 2 को भी भाग ले लो आप 2। मैं इस समाकलन को 2 भागों में बांट रहा हूं, 1 डी टी 0 से टी माइनस 0 से टी cos 2 ओमेगा टी डी टी। इस तरीके से मैंने इस समाकलन को 2 भागों में बांट लिया। आई एम स्क्वायर अपॉन 2t, dt का समाकलन होगा t, लिमिट रखी जाएगी 0 से कैपिटल T, माइनस cos 2 ओमेगा टी का समाकलन होगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। चूंकि आप t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, आपका जो समाकलन है वो t के सापेक्ष है, तो t के साथ बचा हुआ जो भी मान होता है वो बटे में आ जाता है। इसकी भी हम वही लिमिट रख देंगे 0 से t। तो आप देखें इसकी वैल्यू आई एम स्क्वायर अपॉन 2t, लिमिट जब रखी जाती है तो ऊपरी सीमा t के स्थान पर माइनस निम्न सीमा। इसी तरीके से 1/2 ओमेगा को मैंने बाहर ले लिया, यहां पर भी मैं रखूंगा, तो साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस साइन ओमेगा इंटू 0। ये हमारे पास इसके मान आ जाते हैं। तो आई एम स्क्वायर हम लिख रहे हैं, आई स्क्वायर का मान निकाल रहे हैं हम। तो यहां तो आपको टी मिल ही रहा है, और यहां पर अगर आप देख पाएंगे तो आपको ओमेगा टी होता है 2 पाई, तो 2 पाई से मिल गया आपको साइन 4 पाई माइनस साइन आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर अपॉन 2t। ये तो आपको मिलेगा t माइनस यहां पर आपको मिलेगा 1/2 ओमेगा। चूंकि 2 पाई की वैल्यू ओमेगा टी की वैल्यू आपके पास 2 पाई होती है, और 2 आगे से लगा हुआ है, तो यहां मिल जाएगा साइन 4 पाई माइनस साइन 0। तो हम जब एक चक्र की बात करते हैं साइन के लिए, ये आपका 0, जब एक पूरी साइकिल घूम के आएगी तो ये 2 पाई, दोबारा साइकिल घूमेगी तो 4 पाई, तो साइन 0 और साइन 4 पाई दोनों का मान क्या होता है 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है
आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई एम स्क्वायर अपॉन 2t, और यहां आपको मिल रहा है केवल t। तो इस प्रकार हमें मिल गया आई एम स्क्वायर अपॉन 2। चूंकि ये मान किसका है, हमने जो मान लिखा है ये मान हमारे पास, हमने मान निकाला है, ये हमारा क्षणिक मान था आई, इसका हमने वर्ग किया और वर्ग का हमने माध्य निकाल दिया, तो वर्ग का माध्य आया है हमारे पास ये। अब हम क्या चाह रहे हैं, वर्ग का माध्य मूल मान। तो वर्ग का माध्य मूल मान के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई आई स्क्वायर, ये हमारे पास वर्ग का माध्य आ गया, बराबर आई एम स्क्वायर अपॉन 2, और मुझे चाहिए वर्ग का माध्य मूल, मूल को मैं लिखूंगा वर्ग मूल मान। वो क्या मिलेगा, अंडर रूट आई स्क्वायर बराबर अंडर रूट आई एम स्क्वायर बटे 2, दोनों पक्षों का वर्गमूल किया तो ये तो मुझे देगा आई आर एम एस, वर्ग का माध्य का मूल। मैंने पहले वर्ग निकाला, फिर माध्य किया, फिर उसका रूट लिया, और यहां अगर मैं इसका वर्ग कर रहा हूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है आई एम अपॉन रूट 2, जिसका मान 0.707 आई एम होता है। ये धारा के वर्ग माध्य मूल मान, जो कि शिखर मान का 1 अपॉन रूट 2 गुना या 0.707 होता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। और ये वाला जो टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये आपके 2025 जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 1.5 नंबर का आपको मिल सकता है। और ये हमारा वर्ग माध्य मूलमान हमने किस प्रकार ज्ञात किया और इसका मान कितना आता है, ये हमारे पास माना जाएगा वर्ग माध्य मूलमान। इसी में और जो हमारे टॉपिक है, आगे चलते हैं अपन। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान हमने कैलकुलेट कर लिया, वो देख सकते हैं आप। यहां पर मैंने आपको ये पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम पे मिल जाएगी। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान आई, हमने इसका पहले वर्ग किया, वर्ग का हमने माध्य निकाला, माध्य निकालने के बाद हमने इसको ये पूरा वैल्यू पुट की है। ये त्रिकोणमितीय सूत्र जो मैंने आपको बताया था, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 मेगा 2 के रूप में कन्वर्ट करके दो पार्ट्स में इसका हमने समाकलन किया। समाकलन करने के बाद ये वाला मान तो टी की फॉर्म में आ जाता है। यहां पर 2 ओमेगा टी जो कि 4 पाई है और 0 साइन 4 पाई का मान भी वही होता है जो आपके साइन 0 का होता है। इसलिए 4 पाई का मान भी 0, साइन 0 का मान भी 0। तो ये वाला जो ब्रैकेट था आपका, ये कंप्लीट खत्म हो जाता है, ओनली टी रह जाएगा। आई एम स्क्वायर अपॉन 2t इंटू 2, टी से टी कैंसिल। तो ये हमारे पास जो मान आया, ये हमारे पास धारा का वर्ग का माध्य मान आया और हमें चाहिए मूल, इसलिए हमने यहां पे क्या ले लिया, वर्गमूल लेने पर। जब वर्गमूल लेंगे तो यहां पर वर्गमूल में यहां हम इसमें रूट लगा देते हैं। वर्ग के माध्य का मूल, वर्ग मूल लेने पर
वर्गमूल लेने पर IRMS, इंग्लिश में हम इसको अगर कहते हैं तो R4 रूट, जो कि हमने मूल लिया किसका, मीन का, किसके मीन का, जो कि स्क्वायर था, वर्ग किया, उसका माध्य लिया, उसका रूट ले लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वर्ग माध्य मूलमान, जो शिखर मान का 1/√2 गुना होता है, या 0.707, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये पॉइंट लग नहीं पा रहा इसमें, 1.414 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद इसी में ही हम आगे चल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि हमारी जो अब तक हमने पढ़ा है, हमारी धारा है वो केवल प्रतिरोध पर निर्भर करती है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मान उसके शिखर मान का 1/√2 या 0.707 गुना होता है। जो आपको हाईलाइट दिख रहे हैं ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। हमारे घरों में आने वाली जो वोल्टता है उसका वर्ग माध्य मूलमान कितना माना जाता है, 220 वोल्ट। कहीं पर भी अगर आपको न्यूमेरिकल आएगा तो जो 220 वोल्ट है ये आपका वर्ग माध्य मूलमान है। इसी में आगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और भी दिया है, यहां देखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस। जो शिखर मान होता है वोल्टता का वर्ग माध्य मूलमान 220 वोल्ट है, लेकिन इसका शिखर मान अगर आएगा तो 311 वोल्ट, क्योंकि जो अगर आपको EM चाहिए तो EM के लिए ये आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ERMS इंटू 2, ERMS वैल्यू की 220, तो 220 को मैं √2 से गुणा करूंगा तो 311 वोल्ट। तो घरों में आने वाली वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टता होती है, और जो घरों में आने वाला मान है उसे हम वर्ग माध्य मूलमान मानते हैं। और अगर आपको धारा का शिखर मान चाहिए तो शिखर मान इसका 311 वोल्ट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, ध्यान रखें, शिखर मान 311 वोल्ट, वर्ग माध्य मूलमान 220 वोल्ट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी में ही मैंने आपको अभी बताया है कि अब तक हमने जो पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक, वो है कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है या प्रत्यावर्ती धारा है वो प्रतिरोध, आपने अब तक केवल नाम सुना है प्रतिरोध का, लेकिन प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा का मान प्रतिरोध के साथ साथ संधारित्र की धारिता और प्रेरक कुंडली का प्रेरकत्व, इन पर भी डिपेंड करती है। मतलब हम जो आगे पढ़ेंगे उसमें हम ये बताएंगे कि हमारी जो धारा है, धारा और वोल्टता, जो आप ओम के नियम के अनुसार V बराबर RI, कि अगर किसी प्रतिरोध की वोल्टता या धारा को परिवर्तित किया जाए तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल केवल आप प्रतिरोध को मानते हैं या मान रहे थे। लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा के साथ बदलेगी या धारा का मान प्रत्यावर्ती वोल्टता के साथ जो परिवर्तित होगा वो R, प्रेरक कुंडली L और संधारित्र C। तो हमारे आने वाले जो टॉपिक हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता का प्रतिरोध की उपस्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है, वोल्टता हमने जैसे अप्लाई की, यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि हमने यहां पर हमारे परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत को प्रतिरोध के साथ जोड़ा तो धारा के मान में क्या परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार अगर हम प्रतिरोध को, ग्राफ वगैरह सब बदल जाएंगे, इसी तरीके से अगर हम प्रतिरोध को
प्रेरक कुंडली के साथ प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत, अगर मैंने यहां पर किसी प्रेरक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत के साथ जोड़ा है तो धारा के मान में क्या परिवर्तन होगा। इसी प्रकार अगर मैंने प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत को संधारित्र के साथ जोड़ दिया तो परिवर्तन क्या आएगा। ये इस चैप्टर के, ये आ गया आपका शुद्ध संधारित्र या धारिता पर प्रत्यावर्ती वोल्टा। मतलब आपने 10th स्टैंडर्ड पर पढ़ा था कि प्रत्यावर्ती वोल्टा धारा, अगर प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो धारा का मान वोल्टा के साथ परिवर्तित होता है। सेम प्रोसेस हम देख पाएंगे प्रेरक कुंडली के साथ और संधारित्र के साथ भी क्या परिवर्तन होगा। इनको देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद के सर के साथ जुड़े रहें। इस पर मैं आपको बोर्ड से रिलेटेड जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, पर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वेरी शॉर्ट हैं, वो मैक्सिमम बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो जुड़े रहे हमारे चैनल कॉन्सेप्ट विद सर के साथ। थैंक यू। हाँ।